हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन हम एक लो प्रेशर के हाई वेलोसिटी जो विंड सिस्टम होता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में ही फॉर्म होता है और ओशियंस के ऊपर ही डेवलप होता है। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से मंथ में आते हैं इंडियन ओशियन में। तो बेसिकली इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मानसून से पहले और मानसून के बाद फॉर्म होते हैं, यानी कि अप्रैल मई जून एंड अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एज पर आईएमडी। आईएमडी ने कुछ स्टेजेस दी हुई है साइक्लोन के फॉर्मेशन की, कि जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे क्या क्या नाम देते हैं उस पर्टिकुलर स्टेज को, तो वो बताया गया है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अगर जो विंड स्पीड है वो 31 लेस देन 31 किलोमीटर है तो उसको हम लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। अगर विंड स्पीड 31 से 49 तक पहुंच जाती है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किलोमीटर्स में दे रखी है, ये नॉट में दे रखी है। अगर यहाँ 50 टू 61 हो जाती है तो हम उसे डीप डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम होते जा रहा है। लो प्रेशर एरिया मतलब प्रेशर कम है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। और जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे जो विंड की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, क्योंकि उतनी तेजी से जो प्रेशर कम हो रहा है उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से प्रेशर कम हो रहा है उतनी तेजी से विंड्स आ रही है, कन्वर्ज हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो विंड की स्पीड उतनी ज्यादा तेजी से क्योंकि वो आ रही है तो उतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। ये हम आगे आगे पूरा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो हम इसके बारे में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं, अगर विंड की स्पीड 62 या 62 से ज्यादा होती है, 62 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है, तब हम उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि तब हम साइक्लोन की नेमिंग करते हैं। इससे पहले हम साइक्लोन की नेमिंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम न्यूज में पढ़ते हैं कि बट ये साइक्लोन आ रहा है इंडिया में, या जो भी है इंडियन मतलब इंडियन ओशन में ये साइक्लोन बन रहा है या जो भी है, मतलब तब उसके बाद जब विंड की स्पीड 62 से 88 किलोमीटर तक हो जाती है, 62 से बढ़ जाती है, तब हम उसकी नेमिंग करते हैं, उससे पहले हम नहीं करते। 89 से अगर स्पीड बढ़ गई, 89 टू 118 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 119 से 221 तो फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और अगर 222 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा रहती है तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं हम इसको। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे लिख भी रखा है, जेनेरिक नेम लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर या फिर सुपर। ठीक है। या मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म एज अ होल को हम साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इससे पहले हम इसको साइक्लोन नहीं कहते। अब साइक्लोन के अलग अलग मतलब साइक्लोन्स कोई अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे इंडियन ओशन में हम साइक्लोन को बोलते हैं, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोला जाता है। अटलांटिक ओशन या फिर कैरेबियन सी में हम उसको हरिकेन बोलते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में टाइफून। जापान में हम उसको टाइफू बोलते हैं, जापान के पास। फिलीपींस में बगुई, और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है साइक्लोन्स के, डिफरेंट नाम है इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है, और साथ में हम ये भी देखेंगे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे साइक्लोन का, कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं और क्यों फॉर्म होते हैं। पूरा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन डिटेल। तो बेसिकली हम कंडीशंस और एक्सप्लेनेशन साथ साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण ओवर लार्ज सी सरफेस मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्रीज, मिनिमम 27 डिग्रीज होना ही चाहिए। और ताकि सफिशिएंट एवेपोरेशन हो सके, मतलब सफिशिएंट एवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही फिर कन्वेक्शन होगा, एयर राइज करेगी। तो अगर एयर राइज करेगी तभी लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होगा, अदरवाइज फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्रीज होना ही चाहिए, ताकि जो वाटर है वो गर्म हो सके, इवेपोरेट हो सके, इवेपोरेशन सफिशिएंट हो सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्यों। तो क्या है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है तो उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो गर्म होता है, जो कि जिससे जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो इंक्रीज होता है, वैसे ही इट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, मतलब जो विंड है वो कन्वेक्ट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवापोरेशन के कारण जो विंड है वो कन्वेक्ट कर रही है, यानी कि वो राइज कर रही है।
और ये जो राइजिंग एयर है ये मॉइस्चर कंटेंट लेती है अलोंग विद इट, या क्योंकि ये ओशन है तो यहाँ पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो ये जो वाटर वेपर है, जो राइजिंग एयर है, ये मॉइस्चर कंटेंट लेती है अपने साथ, और जिसके कारण ऊपर ये एक हाइट पे पहुंचने के बाद ह्यूज क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो क्लाउड्स होते हैं फिर ये बाद में प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो जो एयर है वो ऊपर जाके कंडेंस हो चुकी है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो चुके हैं, और कुछ टाइम के बाद यही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे एज अ रेनफॉल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो राइजिंग एयर है जो कि कन्वेक्शन के कारण वाटर को ऊपर लेके जा रही है, ये लेटेंट हीट रिलीज कर रही है। मतलब अगर हम जाने कि साइक्लोन के फॉर्मेशन, साइक्लोन को एनर्जी, साइक्लोन का सोर्स क्या है एनर्जी का, तो वो है लेटेंट हीट। मतलब ये जो राइजिंग एयर जो कन्वेक्शन से ऊपर जा रही है थ्रू कन्वेक्शन, ये लेटेंट हीट को रिलीज करने लगती है। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, जब वेपर, जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर जो ऊपर गए हैं वो स्टार्ट्स टू कूल इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट स्टार्ट्स टू रिलीज द लेटेंट हीट। मतलब वो जो वाटर वेपर है वो जैसे ऊपर जाते हैं वो कंडेंस होते हैं, मतलब वो कूल होता है, वो ठंडे पड़ते हैं, और वह जब वो वाटर वेपर उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो ठंडे, वो कूल डाउन होता है, तो वो जो हीट है वो रिलीज करता है इन द एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स अगर आपको आपका टेम्परेचर कम करना है तो आपके अंदर की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज तो करनी ही पड़ेगी, तो वही होता है। तो वो जो हीट रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर, उसके कारण ये इंटायर सिस्टम को और ज्यादा गर्म कर देता है वो, और उससे जो प्रेशर है, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा वो सिस्टम को गर्म करता है, उतना ही ज्यादा जो प्रेशर है वो और कम हो जाता है। तो दिस इट मेक्स द इंटायर सिस्टम वार्म, और एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्रेशर ड्रॉप्स। ठीक है, अब जो प्रेशर एक जो सेंटर पे वो बहुत ही ज्यादा लो एक्सटेंट तक ड्रॉप हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि जो पूरा सराउंडिंग का सिस्टम है ये बहुत गर्म हो जाता है। इससे जो कन्वेक्शन है वो होते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है। और जो सेंटर है, सेंटर पे जो प्रेशर है और ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कम प्रेशर होगा। तो सेंटर पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण जो विंड है वो इट ड्रॉज द विंड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। मतलब जो विंड है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो जो विंड को वो विंड कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे जो विंड है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है। जितना ज्यादा कम कम प्रेशर होगा उतना ज्यादा तेजी से जो विंड है वो उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए आएंगी, क्योंकि विंड का ब्लो कहाँ से, विंड कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर कम हुआ है उतनी तेजी से विंड आएंगी टू फिल दैट गैप। वो जो लो प्रेशर है उसको फिल करने के लिए विंड आएगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो जितना ज्यादा ड्रॉप होता है प्रेशर में उतना ज्यादा कन्वेक्शन होता है, और इससे क्या होता है जो विंड है वो इट जितना ज्यादा, मतलब प्रेशर कम हो जाता है वहां पे, तो जो विंड है वो आती है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन टू फिल दैट गैप। सो ज्यादा से ज्यादा विंड आती है, और इससे क्या होता है कि जित अब प्रेशर कम हो रहा है तो उतना ही ज्यादा कन्वेक्शन भी होता है, तो मोर एंड मोर विंड स्टार्ट टू कन्वर्ज। वो आती है यहाँ पे, वो कन्वर्ज होती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, स्टार्ट टू कन्वेक्शन होने लगता है उन विंड्स का। तो ये कंटिन्यूअस फिनोमेना बन जाता है कि ये कंटिन्यूअसली चलता है। ये इसके कारण क्या होता है, ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस लीड्स, क्योंकि विंड कन्वर्ज हो रही है उसके बाद विंड राइज कर रही है इन द एटमॉस्फेयर, तो उससे वो बाद में हम ऊपर जाके वो कंडेंस होते हैं, और क्लाउड जो वाटर जो विंड है, जो एयर है, वो कंडेंस होती है राइज होने के बाद। उसके बाद वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ऊपर भी क्लाउड्स फॉर्म हुए थे बट वो क्यूमुलोनिम्बस नहीं थे, यहाँ पे अब जाके ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होंगे। और ये जो राइजिंग एयर है कुछ टाइम के बाद डिसेंड्स बैक, यानी कि ऊपर जा रही है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये वापस नीचे आती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जा रही है, ये वापस नीचे आ रही है, डिसेंट कर रही है, ये ऊपर जा रही है, ये वापस नीचे आ रही है, वापस डिसेंट कर रही है, ये इसका डाइवर्ज कर रही है ये। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वही होता है, जो राइजिंग एयर है वो डिसेंट करके वो नीचे जाती है। इससे क्या होता है, ये जो डिसेंडिंग एयर है, ये जो डिसेंडिंग एयर है ये वापस से, फिर ये डिसेंडिंग एयर फिर वापस से राइज करेगी, और फिर ये एनर्जी सप्लाई करेगी। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल बन जाती है कि एयर राइज कर रही है, उसके बाद फिर वो डिसेंट कर रही है, वो नीचे आ रही है, फिर ये एयर फिर ऊपर जाएगी, और ये मतलब ये कंटिन्यूअस
एक प्रोसेस बन जाता है ये जो डिसेंडिंग एयर है ये विल अगेन सप्लाई द एनर्जी। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ एयर और डिसेंडिंग जो एयर है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। और इसके बाद जो साइक्लोन है इस टाइम पे साइक्लोन स्टेबलाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो एयर है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रही है और कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, इसका मतलब जो साइक्लोन है वो पूरा स्टेबलाइज हो गया है, ये प्रोसेस फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, जो राइजिंग एयर है वो सेंटर पे ही डिसेंट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये ऊपर जा रही है और ये सेंटर से ही डिसेंट हो रही है, सेंटर से ही नीचे आ रही है। यहीं से आप देख सकते हैं एरो से बना भी हुआ है, सेंटर से ही डिसेंड होने लगी, यहाँ पे लिखा भी है डिसेंडिंग एयर। तो ये सेंटर से ही डिसेंड होना शुरू हो जाती है और ये वो टाइम है जब जब जो साइक्लोन है उसकी आई फॉर्म होती है। यहाँ पे ये साइक्लोन के आई का फॉर्मेशन हुआ है, हम देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ पे साइक्लोन की आई फॉर्म हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पे दिस इज द प्लेस वेयर द सेंटर ऑफ साइक्लोन लाइज, या ये है साइक्लोन की आई का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। उसके बाद जो साइक्लोन है वो स्पाइरल बन जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस हो रहा है एयर का, एयर कंटिन्यूअसली आ रही है आ रही है आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो एक स्पाइरल बन जाता है, हम देख सकते हैं। और ये ऐसे रोटेट करने लगता है, ये जो स्पाइरल है ये रोटेट करने लगता है। ये आय है, एयर आ रही है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस और कोरियोलिस फोर्स है तो डिफ्लेक्ट कर रही है और रोटेट कर रही है। अब ये जो है ये स्पाइरल क्यों फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण और लैटिट्यूड बढ़ने के कारण। क्योंकि हम इक्वेटर से दूर जो ये इक्वेटर पे कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एयर आ रही है, कन्वर्ज हो रही है और वो राइज कर जा रही है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया में आ रही है, उसको फिल कर रही है, फिर कन्वर्ज कर जा रही है, कन्वर्ज हो रही है और फिर कन्वेक्ट कर जा रही है, यानी कि ऊपर चली जा रही है। पर और कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेटली आ रही है। आप देख सकते हैं वो स्ट्रेट आ रही है। दिस इज ये जो सिस्टम है ये इक्वेटर पे होता है। ठीक है, पर वहीं अगर हम पर वहीं अगर हम यहाँ अगर इक्वेटर से हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो एयर है वो आ रही है फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। हम देख सकते हैं जो एयर है वो आ रही है यहाँ से और वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। और इससे क्या होता है कि इससे जो है स्पाइरल, ये जो विंड सिस्टम है ये रोटेट करने लगता है और स्पाइरल जो है वो बैंड वो फॉर्म होता है। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है और इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के कारण होता है। अब जो विंड स्पीड इंक्रीजेस एज द प्रेशर इज ड्रॉप टू अ ग्रेट एक्सटेंट एट द सेंटर। अब क्योंकि सेंटर पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो मैंने बताया कि प्रेशर कम हो रहा है तो जो विंड स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा कम प्रेशर होगा उतना तेजी से एयर आएगी फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन टू फिल दैट गैप। तो उससे क्या होता है कि ये विंड स्पीड को इंक्रीज कर देता है एट द सेंटर। और जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होती है उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। ये हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, यानी कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होती है उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। तो कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा बढ़ गया यानी कि डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता है। तो एंड द winds are deflected to a great extent because of which the entire cloud system starts to swirl or starts to rotate। तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है कि पूरा जो क्लाउड का जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है क्लाउड का ये रोटेट करना शुरू कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है ये एक टाइम के बाद ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वंस इट लैंड्स ऑन द सरफेस इट कॉजेज ह्यूज रेनफॉल एंड देन इट स्टॉप्स। मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन से आता है और वेस्ट की तरफ मूव करता है और जैसे ही वो सरफेस पे लैंड करता है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है। वो हैवी रेनफॉल क्रिएट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होती है और फिर वो रुक जाता है। It stops because the latent heat from which it was deriving its energy is no more available। मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अपनी एनर्जी है वो कहाँ से, उसको एक साइक्लोन को उस पूरे विंड सिस्टम को अपनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो वो लेटेंट हीट से मिल रही है, क्योंकि लेटेंट हीट पूरे सिस्टम को वार्म
बना के रखती है। वो टेम्परेचर बढ़ाती है जिसके कारण और ज्यादा कन्वेक्शन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होते हैं, बारिश होती है, तो वो पूरा सिस्टम उस कारण से फॉर्म होता है। बट क्योंकि लैंड पे आ चुके तो उसको दोबारा से इतना इतना हीट है ही नहीं, उसको इतना मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, तो लेटेंट हीट डेवलप ही नहीं हो रही, लेटेंट हीट रिलीज ही नहीं हो रही है। तो जो साइक्लोन जहां से उसको एनर्जी मिल रही है वो सोर्स ही खत्म हो चुका है, तो साइक्लोन इज नो मोर। अब लेटेंट हीट क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है, तो जो साइक्लोन है वो डिसिपिटेट कर जाता है, डिसिपेशन हो जाता है साइक्लोन का। और इसके जो विंड्स है वो स्टॉप कर जाती है टू राइज, और जो पूरा जो इंटायर साइक्लोन है ये जैसे लैंड पे रीच होता है वो खत्म हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि जो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, इसलिए इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं करता है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हम 5 डिग्री के आगे ही फॉर्म होते हैं, ये मतलब इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होते हैं ये, मतलब इनका जो एरिया है वो 5 डिग्री के बाद ही 5 डिग्रीज के बाद ही, 5 डिग्रीज नॉर्थ या 5 डिग्रीज साउथ के बाद ही मतलब वो फॉर्म होते हैं। 50 to 25 डिग्रीज पे वो मेनली उनका रीजन होता है। अब वो 50 to 25 ही क्यों होता है, उससे ज्यादा क्यों नहीं होता? हमने बताया कि जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा मतलब कोरियोलिस फोर्स होगा और उतना ज्यादा चांसेस है साइक्लोन फॉर्म होने के। तो क्यों फिर 25 डिग्रीज के आगे फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ कोरियोलिस फोर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विंड को डिफ्लेक्ट नहीं करना है, पर हमको उसके साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। अगर टेम्परेचर ही ज्यादा नहीं होगा तो ये जो सरफेस है ये गर्म नहीं होगी तो विंड राइज नहीं करेगी, राइज नहीं करेगी तो लो प्रेशर रीजन फॉर्म ही कैसे होगा? तो हमें लो प्रेशर रीजन, वो तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि लो प्रेशर रीजन होना चाहिए। समझ में आया आपको? तभी तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर एयर रीजन फॉर्म होगा तभी तो विंड्स आएंगी, फिर यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ज होंगी और फिर वो राइज करेंगी, तो वो पूरा सिस्टम डेवलप होगा। और क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही मैक्सिमम रहता है, ट्रॉपिकल रीजन में जो सनरेज है वो डायरेक्टली आती है और जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन 50 to 25 डिग्रीज नॉर्थ टू साउथ ही रहता है, उसके ज्यादा आगे नहीं जाता है वो। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम देखते हैं कि जो साइक्लोन है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वो रोटेट करता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो विंड है वो कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को लेफ्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, बल्कि यहाँ पे जो विंड है वो राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है वो। इसका मतलब जो क्योंकि विंड का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट में हो रहा है, तो इसके कारण जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अब साउथ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट टू वेस्ट ही क्यों मूव करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे भी ऊपर देखा कि जो साइक्लोन है वो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा और वो लैंड पे आएगा, लैंडफॉल करेगा और वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों? वेस्ट से ईस्ट क्यों नहीं जाते? वो इसीलिए क्योंकि जिस रीजन में साइक्लोन फॉर्म होते हैं, यानी कि साइक्लोन 5 to 25 डिग्रीज पर ही फॉर्म होते हैं, और वहां पे कौन सी विंड जो है वो एक्टिव रहती है, कौन सी विंड फ्लो होती है वहां पे, ब्लो होती है, तो वो होती है ट्रेड विंड्स यानी कि ईस्टर्लीज। तो जो ईस्टर्लीज है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, तो ऑफ कोर्स विंड का जो मूवमेंट है जिस डायरेक्शन में होगा, साइक्लोन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ईस्टर्लीज ईस्ट टू वेस्ट जाती है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स जो साइक्लोन है वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही जाता है। ठीक है, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल वगैरह में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आता है तो फिर वो जो हमारे इंडियन ओशन का जो हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी स्टेट्स है वहां पे वो सबसे ज्यादा वो लैंडफॉल करता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश साइड, और वहां पे वो सबसे ज्यादा मतलब वहां पे वो लैंडफॉल करता है, वहां पे वो डिस्ट्रक्शन करता है और फिर लैंड पे आके वो रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आई है ये बेसिकली क्या है, कि ये जो आई जो सिस्टम है ये लो प्रेशर सिस्टम है, यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, ये बहुत ही काम सिस्टम है। यहाँ पे जो कन्वेक्शन होते हैं यहाँ पे, अब अगर हम ये अगर हम देखें तो हम जैसे कि इफ वी आर इन ओशन, अगर हम किसी शिप में किसी जहाज में बैठे हुए और ओशन में हैं, और अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तूफान जैसे हमें मतलब ऐसा तूफान आने की संभावना है, बहुत बारिश हो रही है, और फिर अचानक से बिल्कुल हम ऐसी जगह पे रुक पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म, मतलब कोई बारिश नहीं हो रही, एकदम शांति है वहां पे। तो वो एक्चुअली में इसलिए नहीं क्योंकि वो तूफान जा चुका है, बट एक्चुअली में और बड़ा तूफान आने से पहले की जो शांति है वो शांति है, क्योंकि आप आय में आ चुके हो।
आप उस टाइम पे जो साइक्लोन है उसके आई पे खड़े हो, इसीलिए वहां पे मूव कर रहे हो, इसीलिए आपको एकदम शांति नजर आ रही है कि भाई विंड मतलब बारिश नहीं हो रही, कुछ नहीं होता है इस रीजन में। जो आई है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही शांत वो सराउंडिंग रहती है यहाँ पे। तो इसलिए पर अगर जैसे ही आप वो आई को क्रॉस करोगे उसके बाद बहुत भयंकर जो है वो बारिश होने वाली है, हवा चलने वाली है, और उसके बाद यू विल एक्चुअली फेस दैट रियल थ्रेट, जो रियल जो साइक्लोन है दैट, वो आप फेस करेंगे। जब आप ये आई को क्रॉस करके उसके उससे बाहर निकलते हैं तब आपको समझ आएगा कि ये तो कितना मतलब बड़े तूफान के आने के पहले की शांति थी वो, और साइक्लोन खत्म नहीं हुआ था बल्कि अभी वो एक्चुअली में आने वाला है। तो वो विंड जो आई है वहां पे बहुत शांति रहती है, वहां पे इतना विंड का जो बारिश वगैरह है वो नहीं होती है। तो अब हम सब क्या देख अब हम ये देखते हैं, ये जो कंडीशंस है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ये तो रह ही गई। अब यहाँ पे देखते हैं अब हम कि जो टेम्परेचर है हमने डिस्कस कर लिया कि ये 27 डिग्रीज तक होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 27 डिग्रीज तो रिक्वायर्ड है ताकि सफिशिएंट इवेपोरेशन हो सके। अब डेप्थ ऑफ वार्म वाटर मतलब 27 डिग्रीज का जो वार्म वाटर है वो कम से कम 60 to 70 मीटर्स पानी के अंदर तक होना चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए ताकि वही टू इंश्योर सफिशिएंट इवेपोरेशन, वो इतना इतना वार्मथ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी लेवल्स है वो भी 50 to 60% होना चाहिए, अच्छा खासा ह्यूमिडिटी लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो ऊपर जाता है और उससे फिर जो है वो क्लाउड्स का कंडेंसेशन होता है उस बाद में, और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल्स भी हमको अच्छा खासा चाहिए। मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर, अब विंड शेयर क्या होता है, द डिफरेंस इन द विंड स्पीड एट डिफरेंट लेवल्स। अगर ऐसा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जो विंड स्पीड है यहाँ पे तो बहुत कम है, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, फिर वो और कम है, फिर वो बढ़ रही है, अगर ये डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा विंड्स की स्पीड में, तो वो क्या करेगा, वो जो पूरी ह्यूमिडिटी है, वो जो वार्म एयर है उसको अपने साथ लेके चले जाएगा। इट विल स्वीप अवे ऑल द ह्यूमिडिटी एंड द वार्म एयर। तो उससे फिर क्या होगा, फिर ह्यूमिडिटी नहीं है, जो वार्म एयर ही नहीं है, तो फिर तो साइक्लोन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। बिफोर द साइक्लोन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम काम कंडीशन। मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, यानी कि जो विंड है वो बहुत तेज ब्लो नहीं करनी चाहिए। साइक्लोन के फॉर्मेशन से पहले सब कुछ काम कंडीशन होनी चाहिए, ताकि जो जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो पूरी उसके साथ बहुत ज्यादा अगर हैवी विंड रहेगी तो पूरी वो स्वीप ना कर जाए, इसलिए एकदम काम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स ना आने का एक कारण ये भी है कि वहां पे जो जो विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो वो पूरा मॉइस्चर कंटेंट, पूरी जो ह्यूमिडिटी है वो अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण जो है साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहां पे बहुत ज्यादा जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहां पे लेस विंड की जो स्पीड होती है, वो लेस स्ट्रॉन्ग जो है वो विंड फ्लो करती है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में बहुत ही कम साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, आप वहां पे आप नहीं सुनेंगे इतना कि अरेबियन सी में साइक्लोन आया है, बट बे ऑफ बंगाल में आते रहते हैं। जैसे आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया और खबर आती रहती है कि ये साइक्लोन आने वाला है, ये साइक्लोन हिट करने वाला है उड़ीसा कोस्ट को या आंध्र प्रदेश कोस्ट को, या मतलब आता ही है ईस्टर्न कोस्ट को वो हिट करने वाला है, तो वो होता ही है। अब जो कोरियलिस फोर्स है जो डिफ्लेक्शन, विंड डिफ्लेक्शन और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस है, तो वो कोरियलिस फोर्स के कारण होता है। तो कोरियलिस फोर्स भी जरूरी है, अगर कोरियलिस फोर्स नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो वो सीधे कन्वर्जेंस होगा और सीधे वो राइज कर जाएगी। तो वो जो सर्कुलर जो विंड सिस्टम जो फॉर्म होता है, जो एक साइक्लोनिक सिस्टम जो फॉर्म होता है, जो स्पाइरल स्वर्ल जो करती है विंड, वो नहीं करेगी तो साइक्लोन नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, अब डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फियर causes convergence near the surface, of course यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे जो विंड है ये ऊपर जा रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, फिर वो नीचे आके कन्वर्ज कर रही है, यहाँ से कन्वर्जेंस हो रहा है। ऊपर ट्रोपोस्फियर में हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस हो रहा है, तो ऊपर डाइवर्जेंस का होना जरूरी है, तभी नीचे कन्वर्जेंस होगा, और तभी जो विंड है वो कन्वर्ज होकर यहाँ से कन्वर्ज होकर वो ऊपर जाएगी और ये राइज करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी,
फिर पूरा वो सिस्टम प्रेशर और कम होगा और पूरा वो सिस्टम फॉर्म होगा। A pre-existing low-level disturbance or depressions which gradually gets accentuated to depressions and cyclonic storms, यानी कि एक लो लेवल एक डिस्टर्बेंस तो रहना ही चाहिए, मतलब एक ऐसा एरिया रहना ही चाहिए जहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो। वो पहले से वो जरूरी है उसका रहना, तभी वो धीमे धीमे करके प्रेशर और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, फिर साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है वो फॉर्म होगा। तो प्रेशर का जो लो है उस एरिया में, उस रीजन में होना वो जरूरी है, और धीमे धीमे करके वो प्रेशर जैसे जैसे वो और कम होता जाएगा, विंड स्पीड और बढ़ती जाएगी, वैसे ही वो जो डिप्रेशन है और वो फिर सीवियर डिप्रेशन होगा, उसके बाद फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का हम देख सकते हैं, डीप डिप्रेशन होगा, फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, फिर सीवियर और फिर वेरी सीवियर और फिर सुपर। तो लो प्रेशर रीजन तो हमको चाहिए, लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन वो एक प्री रिक्विजिट है। तो ये जो कंडीशंस है कि क्या क्या है साइक्लोन के फॉर्मेशन की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस वगैरह में पूछी जाती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं कि क्या होता है। मतलब सबसे पहले 5 चीजें जो हमको याद रखनी है: आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स, एन्युलर जोन और आउटर कन्वेक्टिव बैंड्स। अब हम सबसे पहले आई देखते हैं। जो आई है वो बेसिकली सेंटर है ऑफ द स्टॉर्म, जो कि यूजुअली 5 to 50 किलोमीटर होता है इन डायमीटर में, और वहां पे जो स्काई है वो क्लियर होता है। मैंने बताया था आपको, वहां पे कोई बारिश नहीं होती, स्काई क्लियर होता है। वो 5 to 50 किलोमीटर इन डायमीटर, मतलब काफी ज्यादा बड़ा एरिया है वो। लोएस्ट प्रेशर प्रेशर सबसे कम इसी एरिया में रहता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर, बहुत ही गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्काई क्लियर होता है। जो द एयर है फ्रॉम अबव सिंक्स इनटू द आई, मतलब एयर जो है वो जा ऊपर जा रही है, फिर वो बाद में यहीं पर डिसेंट होना शुरू हो जाती है, यहीं पर सिंक होना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है वो आई का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर स्काई है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड हमें नजर नहीं आ रहा है, और ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जो आई वॉल है वो it is the wall of thick cumulonimbus clouds with 10 to 20 with kilometers की उनकी width होती है। It has the strongest winds in the cyclone. Thunderstorms occur in this region due to intense convection and rainfall. ये जो यहाँ पे ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये है आई वॉल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है आई वॉल। यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है वो यहाँ पे फॉर्म हुए, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, और सबसे ज्यादा थंडरस्टॉर्म भी यहाँ पर ही होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा आई वॉल। 10 to 20 किलोमीटर की थिकनेस रहती है इसकी, इतनी विड्थ रहती है। स्पाइरल बैंड्स तो हमने देखा, दीज आर द सिस्टम ऑफ क्लाउड्स व्हिच एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेन बैंड्स और फीडर बैंड्स लीडिंग टू गैलेक्सी लाइक अपीयरेंस। ये देख सकते हैं, ये जो बैंड्स हैं इन्हीं को हम स्पाइरल बैंड्स कहते हैं, जो कि 100 of किलोमीटर्स तक फैले जाते हैं। ये टॉप व्यू है एक साइक्लोन का। तो ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैलते हैं ये, और गैलेक्सी लाइक अपीयरेंस होता है। हम देख सकते हैं हमारी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी ऐसी ही दिखती है, तो गैलेक्सी जैसा अपीयरेंस है इसका। और ये बहुत ही मतलब ये स्वर्ल करते हैं, ये रोटेट करते हैं। तो ये जो स्पाइरल बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम स्पाइरल बैंड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एन्युलर जोन। दीज आर द जोन्स ऑफ सप्रेस्ड क्लाउडीनेस विद लो प्रेसिपिटेशन, लो ह्यूमिडिटी एंड डिसेंडिंग एयर। तो बेसिकली यहाँ पे जो जोन्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो, इसको इरेज करती हूँ 1 मिनट के लिए, ये ठीक है, हाँ ओके फाइन। ये जो जोन्स फॉर्म हो रहे हैं, ये है एन्युलर जोन। मतलब ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्लाउडीनेस, यहाँ पे बादल नहीं है, ये यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्योंकि यहाँ पे एयर जहाँ राइज करती है वहां क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो एयर है वो सिंक कर रही है, हम देख सकते हैं जो एयर है वो नीचे जा रही है, वो सिंक कर रही है, वो नीचे डिसेंट कर रही है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लाउडीनेस नहीं रहती है, यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, इतनी लो प्रेसिपिटेशन होता है, क्लियर स्काई रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एयर है वो डिसेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं these are the zones of suppressed cloudiness with low precipitation, low humidity and descending air। तो वो एन्युलर जोन था। अब हम देखते हैं आउटर कन्वेक्टिव बैंड्स। आउटर कन्वेक्टिव बैंड्स क्या होते हैं? These are the system of lesser clouds with instability and convection at the edge of main cloud mass। यानी कि ये वो सिस्टम है, यहाँ पे हम इमेज पे देखते हैं, ये जो सिस्टम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिस इज आउटर कन्वेक्टिव बैंड। मतलब ये जो मेन जो क्लाउड है उसके एज पे, मतलब आउटर साइड में, ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं क्लाउड्स, इनको हम कहते हैं आउटर कन्वेक्टिव बैंड्स।
तो यहाँ पे क्लाउड्स बहुत कम होते हैं, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी होती है और कन्वेक्शन तो होते ही है, और ये जो फॉर्म होता है एट द एज ऑफ मेन क्लाउड मास, यानी कि यहाँ पे ये पूरा मेन क्लाउड मास है, इसके एज पे, इसकी बाउंड्री पे ये फॉर्म होते हैं, तो इनको हम आउटर कन्वेक्टिव बैंड्स कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन तो होता ही है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है नेमिंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन्स। तो बेसिकली नेमिंग सिस्टम क्या है साइक्लोन्स का। अब हम साइक्लोन्स को नेम कैसे करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि अब ये साइक्लोन है, हम उसका नाम पढ़ते हैं कि फैनी आया है इंडिया में, या वायु आया है, या जो भी। तो वो साइक्लोन का नेम हम कैसे करते हैं वो जानते हैं हम। तो 2004 में हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले 2004 में 8 कंट्रीज ऑफ जो कि इंडियन ओशन के अराउंड है, हम इंडियन ओशन के रिलेटेड जो साइक्लोन्स आते हैं, जो इन नॉर्थन इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं, उनका जो नेमिंग सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। तो 2004 में क्या है, ये जो 8 कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन में है, उन्होंने उन्होंने एग्री किया कि वो एक कॉमन नेमिंग सिस्टम बनाएंगे साइक्लोन का इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आता है उसका एक कॉमन नेमिंग सिस्टम वो बनाएंगी। और वो सारी की सारी कंट्री ने सबमिट किया अ सेट ऑफ 8 नेम्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है, वो एक पूरा मैट्रिक्स फॉर्म देख सकते हैं हम, ये 8 by 8 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम कंट्रीज के नाम देख सकते हैं। यहाँ पे वो 8 नाम है जो पर्टिकुलर कंट्रीज ने दिए, जैसे बांग्लादेश ने ओनिल, ओगनी, निशा, गिरी, हेलन, चापला, ओकची, फैनी ऐसे नाम दिए। अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु, ये इंडिया ने दिए। वैसे सारी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से 8-8 नाम दिए हुए हैं, और उनको हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। द सजेस्टेड नेम शुड बी न्यूट्रल पॉलिटिकली, कल्चरली एंड इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एज वेल, मतलब एंड विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एज वेल। मतलब जो नेम्स है, जो कंट्री नेम देती है, वो न्यूट्रल होने चाहिए, पॉलिटिकली, कल्चरली, रिलीजियसली और जेंडर के रिस्पेक्ट में भी, और वो इजी टू टू प्रोनाउंस होने चाहिए। और वो रिमूव कर, अगर अगर कोई कंट्री ऑब्जेक्ट करती है कि ये नाम भी, वो ऑब्जेक्शन उठाती है किसी भी पर्टिकुलर नाम के लिए, तो उसको रिमूव करना है। तो WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, maintains the list of names arranged in a sequential order and assigns the names alternatively। मतलब अगर आज जो साइक्लोन आया, अगर अभी ये नेमिंग सिस्टम आया है, तो पहला साइक्लोन उसको ओनेल कहेंगे, दूसरा जो साइक्लोन आएगा उसको अग्नि कहेंगे, फिर हिब्रू कहेंगे, फिर प्यार, फिर बाज, फिर फनूस, माला, मुकड़ा, उसके बाद फिर ओगनी, फिर आकाश, फिर गोनू, ऐसे करके ये पूरा चलता है। अम्फन इज द लास्ट, अम्फन तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक नया सिस्टम दोबारा से नए नाम आएंगे। ठीक है, these names are announced by the regional specialized meteorological center of New Delhi। तो न्यू दिल्ली में जो IMD है, बेसिकली इंडियन इंडियन मीटियोरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वही जो है ये रीजनल जो नेम्स है, वो अनाउंस करता है इसके नेम्स। ठीक है, और ये जो इसका जो सेंटर है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है IMD का। These names are announced by the regional specialized meteorological center of New Delhi। ठीक है, the earlier metrics of names got expired in 2019। जो earlier metrics है, यानी कि जो ये वाली metrics है, ये 2019 में एक्सपायर हो चुकी थी, और उसके बाद एक न्यू सिस्टम ऑफ नेम्स जो है वो आया विद 13 कंट्रीज। वो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2019। ठीक है, तब 13 कंट्रीज और आ गई। क्यों? क्योंकि 5 न्यू कंट्रीज वर एडेड। कौन कौन सी? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। ये 5 कंट्रीज और ऐड हो गई। तो हम यहाँ पे देख सकते कि इन टोटल 13 कंट्रीज आ गई, और हर एक कंट्री ने 13 नाम्स दिए। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन, ये टोटल 13 कंट्रीज हैं। और इन 13 कंट्रीज ने इन टोटल 13 नाम दिए, जैसे कि हम देख सकते हैं निसर्ग, बिपरजॉय, अर्नब, उपकुल, ये तो आके जा भी चुके हैं, निसर्ग, बिपरजॉय, ये सब तो ये तो आए थे। गति, निवार, बुरेवी, तो ऐसे से चलता है, ये निसर्ग आएगा, फिर गति आएगा, फिर निवार, फिर बुरेवी, फिर तोक्ताई, यास, गुलाब, शहीन, जावाद, असानी, सितरंग, मांडोस, मोचा, ऐसे ऐसे करके ये पूरा चलता है। तो ये साइक्लोन का नेमिंग सिस्टम है, जो कि इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसको हम उसके लिए हमने बनाया हुआ है, और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 2020। ठीक है, तो ये अब नया साइक्लोनिक सिस्टम है, जब तक ये एक्सपायर नहीं होता तब तक यही चलेगा, और अभी फिलहाल यही चल रहा है, इन 2023 भी यही चल रहा है।
ठीक है। अब जो मेंस में क्वेश्चन है वो एक बार हम पढ़ रीड कर लेते हैं, इसका आंसर लिखने की कोशिश करना। द रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फेलिन। हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, इलैबोरेट। तो बेसिकली ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रीसेंट साइक्लोन है खुद ही इन्होंने बता दिया है कि 2013 का क्वेश्चन है ये, कि फेलिन आया था नीट रीसेंट साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को कैसे नेम करता है क्रॉस द वर्ल्ड वो बताओ। तो ये हमने देख लिया है कि जो साइक्लोन है उसकी जो नेमिंग है वो कैसे होती है, और अभी फिलहाल क्या सिस्टम चल रहा है, एक मैट्रिक्स फॉर्म की होती है उसको फॉलो करता है, और 13 कंट्रीज उसका हिस्सा है इंडियन ओशन में, वो उसकी नेमिंग करते हैं और ऐसे ऐसे होता है। तो ये हमने देख लिया, और हमने जितने भी कंसेप्ट थे साइक्लोन से रिलेटेड हमने सारे देख लिए, कंडीशंस देख लिए, डिफरेंट स्टेजेस देख लिया हमने। उसके बाद हमने पूरा देख लिया, एक बार रीड पूरा फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे फॉर्म होते हैं साइक्लोन्स, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या क्या है उसमें, आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स, एन्युलर जोन, आउटर कन्वेक्टिव बैंड, सब कुछ देख लिया हमने, नेमिंग भी पढ़ लिया है। तो हमारा सब हो चुका है साइक्लोन से रिलेटेड, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, for watching my video, and I hope that you liked it. Thank you.